अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे, अनदर शो एंड यस, अ विन फॉर पाकिस्तान येस्टरडे। पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका। कल पहला ओडीआई खेला गया आफ्टर 17 लॉन्ग ईयर्स। फैसलाबाद में जो है वो हमें इंटरनेशनल मैच दिखा। पाकिस्तान टीम ने वहाँ पे खेला साउथ अफ्रीकन टीम के अगेंस्ट, और जिस तरह क्राउड ने रिस्पॉन्ड किया, इट वाज रिमार्केबल, इट वाज वंडरफुल। सो हैट्स ऑफ टू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फॉर दैट कि हाँ जी, इवेंचुअली दे रियलाइज्ड कि हाँ जी, फैसलाबाद भी एक वेन्यू है हमारे पास ऐसा जहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी हो सकती है। सो आफ्टर लॉन्ग 17 ईयर्स रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से हुई, विच वॉज अ गुड साइड टू सी। बट टीम पाकिस्तान क्या परफॉर्मेंसेस रही, क्या रही? जीत आ गई, यस, सबको बड़ा खुश होना चाहिए कि जीत आ गई, मगर जीत जिस टीम के अगेंस्ट आई और जिस फैशन में आई, इज दैट द वे वी विल गो फॉरवर्ड? क्या ये तरीका है आगे जाने का? क्या इसी तरह की जीत पे हम मीडियोक्रिटी को सेलिब्रेट करेंगे? सवाल यहाँ पैदा होता है, बिकॉज लोग कहेंगे जी जीत गई टीम, उसके बावजूद जो है वो इख्तलाफ कैसा, उसके बावजूद जो है कोई कैसे कह सकता है कि हाँ जी ये अच्छा नहीं हुआ, वो अच्छा नहीं हुआ। वही टीम्स बड़ी बनती हैं जो जीत में अपनी बुराइयों को देखती हैं, अपनी शॉर्टफॉल्स, अपनी गलतियों को देखती हैं। सो 2 बॉल पहले पाकिस्तान ने जो है वो 2 विकेट से जीत हासिल की, बट क्या ये यहाँ तक जाना चाहिए था मैच? क्या ये डोमिनेंट परफॉर्मेंस नहीं होनी चाहिए थी और एक डोमिनेंट विन नहीं होनी चाहिए थी? ये सारे सवालात आज इन पे बात करेंगे। साथ ही साथ डिस्कशन हमारी होगी। आईसीसी ने बड़ी खामोशी से कल एक प्रेस रिलीज निकाली, और बाकी इतनी खामोशी से निकाली कि 1-1.5 घंटे तक वो कहीं ना कहीं किसी की ट्वीट उसके ऊपर आई भी थी, ना किसी कोई बात कर रहा था उस प्रेस रिलीज के बारे में, बिकॉज वो इतनी खामोशी से वो प्रेस रिलीज आई। एंड दैट प्रेस रिलीज वाज अबाउट द एशिया कप फियास्को। जो सब कुछ एशिया कप में हुआ, प्लेयर्स ने क्या क्या किया, कहाँ कहाँ मिसकंडक्ट हुआ, किसको कितना फाइन होगा, ये सारी चीज़ें, तो उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। मैं हूँ सवीरा पाशा, और ये सारी डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ सबसे पहले कराची से ज्वाइन इन किया है पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब ने। इकबाल साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया सवेरा। साथ ही साथ दूसरी तरफ जोर का जोड़ के हमारे परमानेंट मेंबर सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हाफिज इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम सवेरा, शुक्रिया आपका। सो इकबाल साहब, सबसे पहले आपकी तरफ मैं आती हूँ, और यस, कांग्रेचुलेशंस, कल पाकिस्तान ने जीत हासिल की। पहला ओडीआई जीत के साथ शुरू हुआ। शाहीन शाह अफरीदी की कैप्टनसी में आपने ये पहले ओडीआई की जीत देख ली। 2 विकेट से पाकिस्तान ने जीत हासिल की। सैटिस्फाइड हैं आप इस जीत से? देखें सवेरा, अगर तीसरा और जो आखिरी T20 था उसमें भी पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर स्ट्रगल करता हुआ नजर आया। अगर बाबर आजम वो 68 रन ना बनाते तो पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल होती, और पाकिस्तान वो मैच 4 विकेटों से जीता। और कल भी मिडिल ऑर्डर पाकिस्तान का स्ट्रगल कर रहा था। जिस तरह की ओपनिंग पार्टनरशिप हुई 87 रन की फखर जमान और साइम अयूब के दरमियान, फिर उसके बाद जिस तरह आपकी 3 विकेटें गिर गई, अगर वो 91 रन की पार्टनरशिप नहीं होती मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा के दरमियान, तो कल फिर हम जिद्दोजहद में मसरूफ नजर आते। समझ में नहीं आता, हुसैन तलत को एज एन ऑलराउंडर खिलाया था, उसे एक भी ओवर नहीं दिया। हसन नवाज को हम बिल्कुल खराब कर रहे हैं। हसन नवाज जिस अंदाज से आया, ओपनर था, उसने सेक्रीफाई किया, उसने जो है वो 4 नंबर पर आ गया, उसके बाद 6 नंबर 7 नंबर। आप एक बैट्समैन को जो यंगस्टर है वो अभी आया है, आप उसके साथ क्या सलूक कर रहे हैं? मेरे ख्याल में पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर अभी भी वर्नरेबल है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अगर आपके ओपनर्स रन नहीं करते तो फिर आपके लिए मुश्किल होगी। साउथ अफ्रीका ने टफ टाइम दिया। उनकी टीम का अगर आप सवेरा कंपैरिजन करें पाकिस्तान की टीम से, तो पाकिस्तान की टीम कहीं ज्यादा तजुर्बाकार थी बनिस्बत जनूबी अफ्रीका के। ब्रेविस भी जो थे आखिरी लम्हे पर अनफिट हो गए, वो भी नहीं खेले, लेकिन उसके बावजूद वो आखिरी ओवर तक लेकर गए। अगर सेकंड लास्ट ओवर में मोहम्मद नवाज छक्का नहीं मारता तो फिर क्या होता? फिर आपके लिए आखिरी ओवर में सिर्फ 4 रन रह गए थे, फिर और मुश्किल होती। मैं समझता हूँ ये लम्हे फिक्रिया है। खुशी के शादियाने बजाने के बजाय हमें अपनी गलतियों पर तवज्जो देनी होगी। चाहे T20 क्रिकेट हो, चाहे वनडे क्रिकेट हो, चाहे टेस्ट क्रिकेट हो, पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर बैटिंग बुरी तरीके से एक्सपोज हो गई। बिल्कुल, और हम ऐसे मौकों पे जहां हमें एक अच्छे हम कन्विंसिंग जगह पर होते हैं, वहां से हम ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाते हैं कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि बिल्कुल एक डाउन दी वायर आ गए हैं, और समझ नहीं आता कि क्यों हम लिटरली
कल समझ नहीं आ रहा था कि साउथ अफ्रीका को चोकर्स कहें या अपने आप को चोकर्स कहें, बिकॉज हम चोक करते हुए दिख रहे थे। एक्सपीरियंस की जहां आपने इकबाल साहब बात की है, मैं हाफिज आपकी तरफ जरूर आऊंगी, बट उससे पहले एक्सपीरियंस की जहां आपने बात की है वहां जरा हमने ये निकाला कि जो हम प्लेइंग 11 थी उसका एक्सपीरियंस क्या था पाकिस्तान टीम की प्लेइंग 11 का और जो साउथ अफ्रीकन टीम थी उसकी प्लेइंग 11 का। जब हम एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो कितने ओडीआई एक्सपीरियंस जो है वो इन लड़कों को था। सो आपके सामने मैं स्क्रीन पे ये देख रहे हैं साउथ अफ्रीकन प्लेइंग 11 की। सबसे पहले हम जब बात करें तो क्विंटन डिकॉक जो कि 2 साल बाद वापसी कर रहे हैं, रिटायरमेंट से वापस आ रहे हैं। 156 उनके टॉप मोस्ट ओडीआईज उन्होंने खेले में, पूरे जो पूरी लॉट थी उसमें से। फिर हम प्रिटोरियस डेब्यूटेंट ऐसे हमारे अगेंस्ट खेल के जा रहे हैं जैसे कि हमारे हाथ ही नहीं आ रहे, हमें समझ ही नहीं आ रहा। हम कोई क्लब बॉलर साथ लेकर आए हैं। जोर्जीन 18, ब्रेट्सकी हो गए 7, फिर किशल के डेब्यू, फिर उसके बाद फेरेरो का डेब्यू, लिंडे जो है वो कोई 2021 के बाद अब खेले हैं और 4 ओडीआईज है उनकी पॉकेट में सिर्फ। कॉर्बन बॉश 7, यहाँ पे फॉर्च्यून 14 वो भी जो है एक गैप के बाद खेल रहे हैं। इसी तरह करते करते 286 टोटल ओडीआईज हैं जो कि इस प्लेइंग 11 ने, साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11 ने खेले हुए हैं। यानी दे आर सो डाउन विद एक्सपीरियंस। यही पाकिस्तान टीम की बात करें तो 135 ओडीआईज जो है वो बाबर आजम के अकेले हैं। मोहम्मद रिजवान के 95 ओडीआईज हो जाते हैं। शाहीन शाह अफरीदी के 67 ओडीआईज हैं। साइम अयूब के 87 ओडीआईज हैं। यानी 531 ओडीआईज जो है वो पाकिस्तान कि 11 ने खेले हुए हैं। साउथ अफ्रीका से अगर आप सिर्फ निगिडी और क्विंटन डिकॉक को निकाल दें तो मुश्किल से 100 भी नहीं बनते इनके ओडीआईज। सो दिस एक्सपीरियंस, हाफिज साहब जो एक्सपीरियंस की बात हो रही है, अगर हम इतनी बी स्ट्रिंग भी नहीं, सी स्ट्रिंग साइड को, ये ठीक है टीम पाकिस्तान का कसूर नहीं है कि जो भी साइड आ रही है, मगर सी स्ट्रिंग साइड के अगेंस्ट भी अगर हम ऐसी क्रिकेट खेलेंगे तो हम बड़ी टीम्स के खिलाफ क्या करेंगे? देखिए साइम अयूब के भी आपने बताया 87 ओडीआईज, मेरा ख्याल नहीं 13 ओडीआईज। देखिए 2 चीज़ें हैं। पाकिस्तान इन्हीं टीमों के ख़िलाफ़ खेलते हुए आपने एशिया कप में जब पाकिस्तान इंडिया के ख़िलाफ़ खेला है तो आपको निस्बतन और कदर बेहतर टीम नज़र आई है। ये जो मसाइल हैं ये सिलेक्शन के हैं, प्लेयर्स की अपनी स्किल्स को इन्हेंस करने के हैं। जब आप जमूद का शिकार होते हैं तो फिर आप दुनिया का मुकाबला नहीं कर पाते। इसी टीम को इससे ज़्यादा बेहतर अंदाज में खिलाकर, इसी टीम के माहौल को बेहतर करके आप इससे ज़्यादा बेहतर क्रिकेट खेल सकते हैं। ये वही टीम थी ना जिसने इंडिया के खिलाफ फाइनल भी देखें कि आप उस मौके पर आ गए था 50-50 था, आप जीत सकते थे। बिल्कुल। इससे पहले जो इंडिया के खिलाफ उन्होंने मैच खेला था लीग मैच, वहाँ पर भी पाकिस्तान ने बेहतर क्रिकेट खेली थी। तो ये 1-2 खिलाड़ी जो आपकी टीम में होते हैं ये कहाँ से आते हैं जिनके ऊपर मैच जाता है और मैच निकल जाता है हाथ से। आप शिकस्त भी आपको होती है, फतह याब भी होते हैं, लेकिन ये जो 1-2 खिलाड़ियों की वजह से आप हर मर्तबा कहीं ना कहीं आपकी फॉर्मेशन और कॉम्बिनेशन ख़राब होता है और उसके बाद आपको नाकामियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कल के मैच में भी अगर आप देख लें, ये हुसैन तलत की कैसे बन जाती है टीम में जगह, नवाज कैसे रहता है हर वक्त टीम में, मतलब ये हैरान कुन चीज़ें हैं। मतलब बहुत कुछ ऐसा आप इनकी गीदड़ सिंगी ढूंढना चाह रहे हैं? मुझे पता है गीदड़ सिंगी का, मतलब ये ऐसी नहीं है कि कोई ऐसी छुपी, मतलब ठीक है आ जाते हैं टीम में, लेकिन ये समझ जाना चाहिए लोगों को कि ये क्यों आते हैं टीम में और कुछ अब पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए भी कर लेना चाहिए। उस्मान खान आ गया है पाकिस्तान की टीम में, यार कौन सी दुनिया में आप क्रिकेट खेल रहे हैं? इस वजह से पाकिस्तान की टीम हारती है। ये जो 3-4 खिलाड़ी आपने रखे हुए हैं ना हर वक्त, और ये 2-3 बरसों से जो कुछ हो रहा है ना पाकिस्तान के क्रिकेट में, बस करते हैं, आगे बढ़ जाएं, टीम इससे बेहतर खेल सकती है। भाई ये काफ़ी है, समझ आ गई है। इकबाल साहब ये जो जिस पे इशारा कर रहे हैं हाफिज साहब, ये जो मसाइल हैं कैसे कैसे ख़त्म होंगे? हम इन मसाइल से तो निकल ही नहीं सकते। ये तो फिर वी टॉक अबाउट इट कि ये तो पीसीबी तो एक हिस्सा है मुल्क का, ये तो पूरे मुल्क का हाल है। लेकिन सवेरा हाफिज इमरान ने सही निशानदेही की, टीम का अगर सिलेक्शन सही हो, हमारे पास है टैलेंटेड क्रिकेटर, लेकिन कहते हैं ना कि इन्नमल अमाल व बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियतों पर है। अगर आपकी नियत सही नहीं होगी तो फिर यही हाल होगा कि आप आखिर में रगड़ रगड़ कर जो है वो टारगेट को अचीव करेंगे। तो आखिर टीम का सिलेक्शन कौन करता है? ये अलमिया नहीं है कि हमारी सिलेक्शन कमेटी का कोई चेयरमैन नहीं है
कि जो जवाब दे हो। आकिब जावेद हैं, गैर एलानिया चीफ सिलेक्टर हैं, फिर उसके अलावा अजहर अली हैं, असद शफीक, वो इतने कहाँ आपको मुतारिक नजर आते हैं। अलीम डार हैं, एक दफ़ा मैंने आपके प्रोग्राम में कह दिया था कि अलीम डार साहब तनख्वाह ले रहे हैं, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया कि मैं तो वॉलंटियरली काम कर रहा हूँ। तो आप मुझे बताएं, अगर कोई वॉलंटियरली काम भी कर रहा है तो काम तो सही होना चाहिए ना। आपकी टीम का सिलेक्शन का मयार क्या है, ये हर कोई जान रहा है। आप खूब तब्दीलियों पे तब्दीलियां कर रहे हैं, उस्मान खान को लेकर आते हैं, हसीबुल्लाह को आपने रोलिंग स्टोन बनाया हुआ है, वो टीम में होता है। रिजवान वापस आ गए, हम तो समझ रहे थे कि उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे शायद दस्तखत नहीं किए तो शायद वो खेलें या ना खेलें, लेकिन वो खेले और उन्होंने पाकिस्तान को फतह से हमकिनार कराने में वाइटल रोल प्ले किया। तो हमारा जो कॉम्बिनेशन, हमारा टीम का जो सिलेक्शन है, वो तो हारिस रऊफ पे 2 मैचों की पाबंदी लग गई, वरना वो कल खिला लेते उनको। जो टीम का सिलेक्शन है वो दुरुस्त नजर नहीं आ रहा और उसके ताने बाने कहीं और जाकर मिलते हैं, वरना ऐसा हो नहीं सकता कि पाकिस्तान के पास टैलेंट है और फिर सही टीम का इंतखाब ना हो सके। इकबाल साहब, टैलेंट तो है, बट जिस तरह आपने अभी शुरू में भी बात की हसन की, जिस तरह हम हसन नवाज की बात कर रहे हैं, अजीब सी एक बात रखती है कि जो हमारे एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं हम उनको इतना ऊपर नीचे, इतना फ्लोट नहीं करवाते, जबकि एक्सपीरियंस खिलाड़ी तो जिसको जहां खिला लो वो खेल सकता है। हम अपने यंगस्टर्स को जो है अनसेटल्ड रखते हैं। ये क्या ये कोई खास तरीका है कि यंगस्टर्स जो है वो अनसेटल्ड रहें, कि शायद जो सीनियर सेटल्ड प्लेयर्स हैं उनको अनसेटल ना होना पड़े? भाई सीनियर्स आपके 4-5 ही तो हैं। आप यंगस्टर को अगर मौके नहीं देंगे, फिर आपके पास कोई बड़ा अगर इवेंट आएगा तो उसमें फिर आप एक्सपोज हो जाएंगे। जिस तरह अभी आप एशिया कप में आपकी मिडिल ऑर्डर में हसन नवाज को खिलाए नहीं एशिया कप में, आप अंदाजा लगाएं। उस्मान खान कहाँ थे? उस्मान खान T20 में आ गए। हारिस को पहले प्रमोट कर रहे थे, हारिस कहाँ किससे पारीना बन गए। बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं जो सिलेक्शन कमेटी कर रही है यंगस्टर्स को, बजाय इसके कि हम उनको सपोर्ट करें। अगर आप एवरेज एज निकालें सवेरा इस टीम की तो 30 बरस से ज्यादा के खिलाड़ी हैं। कोई यंगस्टर इतने कौन नजर आता है आपको, मुझे बताएं। ज्यादातर तो एक्सपीरियंस है, सीजन कैंपेनर्स हैं सारे, सिवाय 1-2-4 प्लेयर्स के। तो मेरे ख्याल में ये सिलेक्शन कमेटी को सोचना चाहिए ना कि अगर हम यंगस्टर्स को कॉन्फिडेंस देंगे। साउथ अफ्रीका की मिसाल ले लें, साउथ अफ्रीका की कौन सी टीम है, उसके बेशतर खिलाड़ी तो भारत के दौरे पर जा रहे हैं, उनकी बॉलिंग अटैक में सारे नए थे तकरीबन, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने टफ टाइम दिया। तो आखिर रिस्क लेने की आप में सलाहियत होनी चाहिए, आप में हौसला होना चाहिए कि आप खतरा मोल लें, आप नौजवानों को आगे करें। अगर आप अपने होम सीरीज में होम क्राउड के सामने होम ग्राउंड पर तजर्बात नहीं करेंगे तो फिर क्या बाहर जाकर करेंगे? करते यही है। आपने ऑस्ट्रेलिया टूर करना होता है, आप जो है वो किसी यंगस्टर को डेब्यू वहां करा देते हैं। आपने वेस्ट इंडीज भेजना होता है, तब आप किसी यंगस्टर को भेज देते हैं। वो तो लगता है कि ऑन पर्पस आप कह रहे हैं हाँ जी ये यंगस्टर चले ही ना, ये फ्लॉप हो जाए। मगर अच्छा सर, एक सेकंड, ये जो यंगस्टर्स को मौके देने का मामला है जी, अगर सेटल प्लेयर है आपके पास, आप क्यों छेड़ना चाहते हैं? क्यों छेड़ना चाहते हैं? और अगर के सब रोटेशन तो करना जरूरी होती है ना? क्यों जरूरी होता है जी? क्यों हम इतने सालों से वो सेटल्ड प्लेयर की वजह से, जब वो सेटल्ड प्लेयर जाता है तो हम ढूंढते ही रहते हैं। हमने मिसबाह और यूनुस खान के जाने के बाद कितने साल हम उनकी पोजीशन पे लड़के सिर्फ ट्राई ही करते रहे। वो पहले अगर साथ साथ पैरेलली ट्राई हो जाते, छोटी छोटी जो सीरीज जिसमें हर सीरीज में मिसबाह और यूनुस जा रहे थे, अगर वो नहीं जाते और रोटेशन होती तो हमारे पास होता ना उनका रिप्लेस। हमारे पास फवाद आलम था, हमारे पास सऊद शकील तैयार हो रहे थे, ठीक है। उसके अलावा अगर आप मिडिल ऑर्डर में देखते हैं तो आप अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में लोगों को ढूंढ सकते हैं जो आपके लिए काम कर सकते थे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। ये 2 मिसालें फौरी तौर पर सऊद और फवाद की मेरे ज़हन में आई हैं। सेटल प्लेयर्स, क्या पाकिस्तान में जब वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर खेल रहे थे फास्ट बॉलर्स नहीं थे? क्या जब सईद अनवर, आमिर सुहेल या पाकिस्तान में मोहम्मद यूसुफ, इंजमामुल हक और यूनुस खान खेल रहे थे, मिडिल ऑर्डर बैटर नहीं थे? कल आसिम कमाल प्रोग्राम का हिस्सा थे, क्या वो उस वक्त फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेल रहे थे? देखें, ये एक तरीक़ाकार होता है। और अगर आपकी नेशनल टीम में जगह नहीं बन रही तो आपका एक बेंच इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो हर वक्त आपको साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इन ममालिक में खेलता हुआ दिखाई दे। आपकी ए टीम और अंडर 19 टीम इतनी मजबूत होनी चाहिए कि फौरी तौर पर अगर नेशनल टीम में जगह नहीं है तो ये खिलाड़ी मसरूफ रहें और ये टॉप लेवल की कंपटीशन वाली क्रिकेट खेल रहे हों, ताकि जब कभी भी आपको मौका मिले तो ये आप उनको वहां पर मौके दें।
कब खेली क्रिकेट मिसबाउल हक ने, डेब्यू कब हुआ और पाकिस्तान टीम का मुस्तकिल हिस्सा कब बने, जगह नहीं बन रही थी ना। 7-8 साल उन्होंने इंतजार किया ना। इसके अलावा एक तवील फहरिस्त है उन खिलाड़ियों की जो नेशनल टीम में नहीं आए। क्यों टीम उस वक्त आपकी सर्वाइव कर जाती थी, क्यों हाईएस्ट लेवल पर कंपटीशन वाली क्रिकेट खेलती थी तो लोगों को हराती थी? इसलिए कि आप गैर ज़रूरी तजुर्बात नहीं करते थे। अब आप गैर ज़रूरी तजुर्बात करते हैं। आपके पास कोई रोड मैप नहीं है कि आपने अपनी क्रिकेट को किस तरह से फीड करना है इंटरनेशनल क्रिकेट को। बट उस टाइम से इस टाइम में एक बहुत बड़ा फर्क आ गया हाफिज साहब। और मैं इकबाल साहब को अच्छा मैडम मुझे नहीं एक सेकंड देखिए, फर्क पाकिस्तान में आया ना, साउथ अफ्रीका में आया फर्क? नहीं, दुनिया भर में बहुत बड़ा फर्क आ गया। नंबर ऑफ मैचेस बहुत ज्यादा हो गए। जितने साउथ अफ्रीका नंबर ज्यादा नहीं, साउथ अफ्रीका ज्यादा क्रिकेट नहीं खेल रही। नहीं, साउथ अफ्रीका ज्यादा क्रिकेट नहीं खेल रही। साउथ अफ्रीका ने अपनी डी टीम भेजी हुई आपके अगेंस्ट। हम भी कोई ऐसा मुल्क ढूंढे जहां पे हम अपनी डी टीम को भेजें जो हमारे लड़के इंग्लैंड ज्यादा क्रिकेट नहीं खेल रहा। कोई 2 सालों से हो ही ये रहा है। इकबाल साहब मैं आपको ऐड इन करूंगी इस कॉन्वर्सेशन में। पिछले 2 सालों से हम देख रहे हैं न्यूजीलैंड अपनी एक डिप्लीटेड साइड भेजती है, अपने यंगस्टर्स को डेब्यू कराती है हमारे अगेंस्ट, क्योंकि हम एक ऐसा प्लेइंग ग्राउंड बन गए जहां पे डेब्यूटेंट्स आए और डेब्यूटेंट्स जो है वो अपने आप को मांझने का काम हो कि हाँ जी पाकिस्तान टीम के साथ आके खेलें। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यही हो रहा है। पाकिस्तान टीम जो टीम टूर करती है वो अपनी फुल स्ट्रेंथ साइड लेकर ही नहीं आती है। तो पॉइंट तो वही आ जाता है। हम पास की बात पे इसलिए कंपैरिजन नहीं कर सकते। नहीं मैडम मैं आपको हकीकत बता रहा हूं ना, मेरा कंपैरिजन वो नहीं है कि आप उसको खाली सफेद नहीं सवेरा नहीं ये गलत बात। सवेरा मेरी बात सुने, क्या इंग्लैंड अगर आज खेल रही है क्या नंबर ऑफ मैचेस पाकिस्तान के लिए बड़े हैं? नहीं तो इंग्लैंड की रोटेशन नहीं होती क्या? सर मैं बात कर रहा हूं स्ट्रक्चर की। मैं तो आपकी नहीं तो रोटेशन एवं कर देनी है। रोटेशन का तरीकाकार बता रहा हूं ना। वो तरीकाकार क्या उनकी इंग्लैंड की अंडर 19 टीम या उनकी लायंस की टीम क्या पाकिस्तान जितनी क्रिकेट खेलती है या पाकिस्तान जैसे ममालिक में खेलती है? मैं तो आपको उसका रास्ता बता रहा हूं। ये वो कंपैरिजन नहीं है कि आप उठा के साइड पे रख दें। ये हकीकत के मुताबिक अंडर 19 के टूर्स वो बहुत इंपॉर्टेंट है इकबाल साहब। तो वही बेस है, बेस वही है। अगर वो ठीक जब जहां पर आपने लोगों को तैयार करना है, उस्मान तारिक कहां से आ गया पाकिस्तान की टीम में? कितने उसने पाकिस्तान के अंडर 19 के एक लाइंस के टूर किए हैं। हाँ। उस्मान खान कहां से आ गया पाकिस्तान की टीम में? कि कहां उसने परफॉर्मेंसेस दी हैं पाकिस्तान शाहीन्स के लिए, पाकिस्तान के अंडर 19 के लिए। इसके अलावा एक फहरिस्त उठा के देख लें जो आपको लाइंस में आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बेहतर खेलते हुए नजर आएंगे, वही सर्वाइव करेंगे ज्यादा तौर तक। सऊद शकील उसकी एक बड़ी मिसाल है। हम हमेशा ये बात करते हैं कि ग्रास रूट से लेकर और डोमेस्टिक से लेकर जो पाथवे है वो सही नहीं है। बट द नंबर ऑफ मैचेस हैज इंक्रीज्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। बेंच हमें ज्यादा बनानी पड़ेगी। जी इकबाल साहब देखें सवेरा, असल मसला ये है कि हम अपनी शाहीन टीम को भेजते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया जाती, किसके खिलाफ खेलती है? अमेरिका का लोकल क्लब किंग्समैन जिससे कुछ पाकिस्तानी क्रिकेटर्स खेल लेते, किसके खिलाफ खेलती है? ऑस्ट्रेलिया की लोकल टीम के खिलाफ। तो आप जिस तरीके से दौरों का शेड्यूल तरतीब देते हैं, आप ये पूछे ना उनसे कि हमारी ये टीम आ रही है, अब हम वहां रन करके आ जाते हैं और उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं होता। आप देखें वसीम जूनियर भी वहां पर गए, इरफान नियाजी भी गए, हम अपनी टीम को भेज देते हैं। हम अपने लड़कों को मौके नहीं फराम कर रहे। सऊद शकील की एग्जांपल आप ले लें। लोग कहते हैं कि वो क्रिकेट की इस्तिलाह में फंस कर खेलता है और इसी वजह से उसे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तानी टीम में शामिल किया गया कि वनडे का वो अच्छा प्लेयर है। T20 में तो वो अपने कोयटा ग्लैडिएटर से इनिंग्स ओपन करता है। चले आपके पास ओपनर है, मिडिल ऑर्डर में तो नहीं है ना आपके पास कोई। आपने उसको दौरा कराया और उसके बाद घुमा दिया। दरअसल हमारा सिलेक्शन का जो मयार है वो दुरुस्त नहीं है। अगर आप देखें पसंद नापसंद की बुनियाद पर अगर आप खिलाड़ियों का इंतखाब करेंगे, और मुस्तकिल मिजाजी की कमी है, कंसिस्टेंसी की कमी है हमारे सिलेक्शन में। एक आया एक चला गया, एक आया एक चला गया। अगर हम मौके नहीं देंगे, अब आप देखें शाहीन आफरीदी को हम तीनों फॉर्मेट खिला रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट भी, T20 भी, वनडे क्रिकेट भी। फिर हम शोर मचाते हैं कि वो अनफिट हो गया है, वो फिट नहीं रहता। नसीम शाह को भी हम खिलाए जा रहे हैं। तो आखिर आपको कोई स्ट्रेटेजी तो प्लान करनी होगी ना कि किस तरीके से खिलाड़ियों को रोटेशन बेसिस पर हम मौके फराम करें। यंगस्टर को सुफियान मुकीम कहां चला गया, मेहरान मुमताज कहां चला गया? इतने सारे खिलाड़ी आए, मास सदाकत उसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी PSL में, वो कहां चला गया? बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके नाम मैं लूं कि वो आए। अली रजा कहां चला गया जो फास्ट बॉलर कह रहे थे कि सियालकोट का बेहतरीन फास्ट बॉलर, किधर गया वो? तो सिलेक्शन के जो प्रोसेस है उसमें मुस्तकिल मिजाजी की कमी की वजह से इन हालात का सामना हमें करना पड़ रहा है। बिल्कुल, और ये मुस्तकिल मिजाजी की कमी की वजह से बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो निगलेक्ट होते हैं, इग्नोर होते हैं और उसके बाद फिर वो वापस जब तक वापस आते हैं तब तक वो 30 से 33 साल, 36 साल,
38 ईयर्स के हो जाते हैं और फिर आपको ख्याल आता है कि हाँ जी इनको भी तो वापस खिलाना था। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कल की जो 11 है, क्या उसमें हसीबुल्ला जगह बना सकते थे कि नहीं बना सकते थे? खैर ये डिस्कशन हम आगे लेकर जाएंगे। वक्त इस वक्त जो है हमने ब्रेक पर जाना है और ब्रेक से वापस आएंगे तो आईसीसी ने क्या क्या इकदामात लिए, क्या क्या हुआ, जो सब कुछ एशिया कप में हुआ उसके अगेंस्ट किस किस को क्या क्या फाइन हुआ, उसके हवाले से भी डिस्कस करेंगे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर। डिस्कशन हमारी हो रही है जो कल पहला ओडीआई खेला गया पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका। पाकिस्तान ने 2 विकेटों से जीत तो हासिल की, मगर अब मूविंग फर्दर क्या चीज़ें हैं जिन पे हमें नज़रसानी करना चाहिए और जो सीखनी चाहिए? इकबाल साहब, इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए कल ऐसी कौन कौन सी चीज़ें थी जो आप चाहते हैं कि आगे आने वाले टाइम में तब्दील हो जाएं, अगले ओडीआई में आपको डिफरेंट दिखे, अगर हम विद इन द स्क्वाड स्पैन में बात कर रहे हैं, या फिर आगे आने वाली ओडीआई सीरीज में आपको डिफरेंट दिखे? देखिए सवेरा, एक तो इन्होंने मोहम्मद वसीम जूनियर को क्रिकेट की बस के तना मुसाफिर की तरह एक सयाह की हैसियत से उसे ले जाते हैं, उसे खिलाते नहीं। गुज़िश्ता 14-15 मैचेस से वो बाहर बैठ रहा है। फिर इसके अलावा हसीबुल्ला को इन्होंने रोलिंग स्टोन बनाया हुआ है। वो गरीब गुज़िश्ता बरस 2024 में न्यूजीलैंड के दौरे पर गया था और फिर उसके बाद से बिल्कुल ही उसको जो है भुला दिया गया। फिर उसके अलावा अगर आप हुसैन तलत को चांस दे रहे हैं तो आप बजाय हुसैन तलत, क्योंकि उसने तो बैटिंग की थी, फिर फहीम अशरफ को क्यों नहीं चांस दे रहे? फहीम अशरफ ने तो 6 विकेटें ली थी, मैन ऑफ द सीरीज करार पाए थे T20 क्रिकेट में। और इसके अलावा अगर आप रिजवान को एज अ बैटर खिलाएं कि वो मिडिल ऑर्डर में खेले और हसीबुल्ला से आप कीपिंग कराएं तो आपकी वो बेहतर होगी, बजाय इसके कि आप हुसैन तलत कितने अरसे से खेल रहे हैं, 6-7 साल से खेल रहे हैं ना, आप उसको T20 में खिलाते नहीं, आप वनडे में एकदम से लेकर आ गए। बहुत सारी चीजें हैं जिन पर गौर करने की जरूरत है। अब नवाज एक तवील अरसे से खेल रहे हैं, बहुत सारे, लेकिन आपने कोई बॉलर ऐसे रखे ही नहीं कि उस्मान तारिक को वहां आपने मौका दिया T20 में, यहाँ नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जिन पर काम कर सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इनकी सिलेक्शन कमेटी, क्योंकि आप जब तक लड़कों को मौके नहीं देंगे, आप जीतने के चक्कर में जाएंगे कि बस जीत जाए और फिर खुशी के पैगामात हम अरसाल करना शुरू कर दें, टीम को मुबारकबाद देना शुरू कर दें, ऐसा नहीं होगा। इनको खिलाना पड़ेगा रोटेशन बेसिस पर। या तो ये फिर मेरे ख्याल में कल ये चेंज नहीं करेंगे कि सीरीज जीत जाए और सीरीज जीतने के बाद जो 8 तारीख का आखिरी वनडे उसमें मौका दें, लेकिन कल इन्हें कुछ ना कुछ तब्दीली जरूर करना पड़ेगी। इकबाल साहब, सीरीज जीत जाए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात की, सीरीज जीत जाए। कल हमें जीत मिली, बट उस जीत से हमने क्या हासिल कर लिया? एक जीत तो जरूर आई, आपके नाम पे आ गई, हाँ जी साउथ अफ्रीका को 17 साल बाद हमने फैसलाबाद में खेला और ओडीआई पहला जो है हमने साउथ अफ्रीका को, वॉट एवर जो भी साइड थी, जिस तरह की इनएक्सपीरियंस साइड थी उनकी, उनको हरा दिया। मगर हमने इस एक आधे मैच से हासिल क्या कर लिया? देखिए, इससे तो आपको पता ही चल गया कि आपका मिडिल ऑर्डर वीक है, क्योंकि 105 पे तीसरी विकेट गिरी थी बाबर आजम की। फिर 91 की जो पार्टनरशिप हुई वो ले आई पाकिस्तान को मैच में, 196 फॉर 3 थे। और उसके बाद जब रिजवान आउट हुए और फिर उसके बाद धड़ाधड़ आपके बैट्समैन आउट होना शुरू हो गए, तो ये बात तो क्लियर हो गई कि आपके मिडिल ऑर्डर में कोई स्टेबिलिटी नहीं है, कि मिडिल ऑर्डर आपका मुस्तहकम हो, मिडिल ऑर्डर आपका हमेशा कलेक्ट कर जाता है, चाहे वो T20 हो, चाहे टेस्ट क्रिकेट हो, चाहे वनडे क्रिकेट हो। तो आपको इसमें स्टेबिलिटी लानी होगी। सलमान अली आगा ने माना रन्स किए और टीम को फतह से हमकिनार कराया, लेकिन नंबर्स का भी तो मसला है कि कौन किस नंबर पर खेलेगा सवेरा। ये भी तो बड़ी प्रॉब्लम है कि क्या रिजवान 4थे नंबर पर खेलेंगे, क्या सलमान अली आगा 5वें नंबर पर खेलेंगे? बहुत सारे सवालात हैं। ये तो आपकी जो टीम मैनेजमेंट है उसको डिसाइड करना होंगे, और टीम मैनेजमेंट का टिल्ट किस तरफ है। लोग ये कहते हैं कि जिस फ्रेंचाइज से वाबस्ता रहे माइक हैसन, वो उन्हीं के खिलाड़ियों को, चाहे वो अभी खेल रहे हैं उस फ्रेंचाइज में, चाहे माजी में खेलते रहे, उन्हीं को प्रेफरेंस दे रहे हैं। ये बड़ी ज्यादती है। पाकिस्तान में क्रिकेट जो है वो सबका पैशन है, और पाकिस्तान में जो क्रिकेटर्स हैं वो हर टीम के क्रिकेटर सब जलाली झंडे की सरबुलंदी के लिए खेलते हैं। तो मेरे ख्याल में इस बायसनेस से आपको निकलना होगा। बिल्कुल, बायसनेस से तो निकलना होगा, बट हाफिज साहब, हम तो फॉरेन कोच लेकर इसी वजह से आते हैं कि फॉरेन कोच बायस नहीं होता, फॉरेन कोच मेरिट पे डिसीजन लेता है। ये पाकिस्तान में आते ही फॉरेन कोच फॉरेन क्यों नहीं रहता और हमारे जैसा क्यों हो जाता? देखिए, मदाखलत है ना। आप
का एक काम करने का तरीक़ाकार होता है, आपकी कुछ हुदूद क़यूद होते हैं कि आपने ये करना है। जब आप फ़ॉरेन कोच को कहेंगे जी कि सिलेक्शन कमेटी में भी तू है, जब वो ये कहेगा जी आपके कप्तान का तयन भी मैंने करना है, आपके फ़लाँ कामों का भी, आपके कैंप्स भी मैं डिज़ाइन करूँगा, ये काम भी मैं करूँगा, तो फिर बाकी सबको घर भेज दें। अगर सब कुछ ही फ़ॉरेन कोच ने करना है, कोच को आप एक तरीक़ाकार देते हैं कि ये आपके करने के काम है हाई परफॉर्मेंस लेवल पर रहते हुए, और आपने वहाँ पर करने हैं, ठीक है। ये आपके पास फारिग वक्त में हमारे खिलाड़ी जो डेवलपमेंट स्क्वाड्स के हैं या फिर आपके शाहीन्स के हैं, जब आप फारिग वक्त होंगे उनके साथ कर लें। तो जब आप सब कुछ घुसा देते हैं ना, कोच भी क्या करे, एक तरफ से फ़हीम अशरफ आ रहा है, एक तरफ से हसन अली आ रहा है, एक तरफ से हसन नवाज़ आ रहा है, एक तरफ से हुसैन तलत आ रहा है, तो जब वो देखता है कि यार ये सब लोग तो कॉम्प्रोमाइज़ हैं, हर जगह पर आप देखें कि मसलियत का शिकार हैं, तो वो जैसा देश वैसा भेस, वो वैसा हो जाता है। इसमें कौन सी अनहोनी और अचंभे की बात है? इस लाया क्यों गया है ना? क्या पाकिस्तान टीम का गैर मुल्की हेड कोच मसाइल का हल है? नहीं है। हम खुद जब तक अपने मसाइल का हल नहीं करना चाहेंगे, मसाइल को हल उस वक्त तक नहीं होंगे। ना कोई हमारा चीफ सेलेक्टर है, ना को पता लगता है, जैसे अभी बेग साहब ने कहा, जी अलीम डार साहब ने कहा कि वो मुआवजा नहीं लेते हैं। बात राशिद लतीफ़ साहब ने भी जिक्र किया कि शायद अलीम डार को बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, वो मज़ाहमत कर रहे हैं। लेकिन अगर आपकी बात सिलेक्शन कमेटी में सुनी नहीं जा रही, तो आपको सिलेक्शन कमेटी में होना ही नहीं चाहिए। आप ऑब्वियसली आप अपना नाम, आपने अपनी एक रिस्पेक्ट आपकी होती है, और ये पूछ लें, हो सकता है चेक कर लेना चाहिए कि जिन अंपायर्स के बारे में उन्होंने रिकमेंड किया था कि आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनकी तरक्की और तनज़्ज़ुली की है या नहीं की है, जो उनका बुनियादी काम है, जो बुनियादी शोबा है, जो कोर उनका, हाँ, जिसमें उनकी महारत है, सारी जिंदगी उसी में गुजरी है। सो ये कुछ भी ठीक नहीं होने वाला फौरी तौर पे। जब तक ये खुद ठीक नहीं होंगे, उस वक्त तक ये ऐसे ही इन्होंने क्रिकेट को तबाह करना है। चल रही है कुछ हल्का हल्का, बीच में से खिलाड़ी अच्छा आते हैं, खेल जाते हैं। हम बिल्कुल, ये हालात तो बिल्कुल इसको सही करने की ज़रूरत है, मगर अब जैसे कल हमने दूसरा ओडीआई खेलना है, 196 फॉर 4 से लेके 67 रन्स रह गए थे, 68 रन्स रह गए थे कि हम टोटल चेस कर पाते, हम वो आखिर तक ले गए। क्या ये एक पॉइंट है जहाँ पे हमें बार बार बैठ के सोचना पड़ेगा कि हमें किस तरह एक अच्छी डोमिनेंट जीत हासिल करनी है? हुसैन तलत जब आया ना बैटिंग के लिए, उसकी बैटिंग देखें जी, उसकी बैटिंग देखें, सलमान अली आगा आउट हो, इतनी इजी कंडीशंस थी और बिल्कुल सीधा था मैच, और उस वक्त में भी उसने जिस अंदाज से बैटिंग की है, यार आपसे रन्स ही नहीं हो रहे। जब आप डर डर के, आपका एज लगेगा, आप कभी इधर लग जाएगी कभी उधर लग जाएगी, तो जब आप इतना शेकी खेलते हैं ना, तो दूसरी एंड पे खड़ा बैट्समैन वो वैसे ही उसके दिमाग में आता है यार ये पता नहीं अचानक से हो क्या गया है। जब रिजवान बैटिंग कर रहे थे और सलमान बैटिंग कर रहे थे, रन इजीली क्यों बन रहे थे? फ्री फ्लो में स्किल का फर्क है आपकी, और ये वो जगह है जिस नंबर पर आपने हुसैन तलत साहब को खिलाया है। यहाँ पर आपको खुद भी उन्होंने कहा था, चूंकि मैं स्पिन भी अच्छा खेलता हूँ, मैं फास्ट बॉलिंग भी अच्छी खेल लेता हूँ, लेकिन ना T20 में अभी उनका नज़र आया, ना वनडे में। जो कल उन्होंने बैटिंग किया वो उनकी सलाहियतों का एक मुंह बोलता सबूत है, बेनकाब हो गई हैं कि वो क्या क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ये नंबर इससे ज़्यादा बेहतर बैट्समैन को वहाँ पर होना चाहिए। ये कल भी हमने इसका जिक्र किया था, आने वाले मैच के लिए भी यही है। ये इस लीग से बिलोंग नहीं करते हैं जिस नंबर पे ये खेलते हैं। और हसन नवाज़, आपने उसको T20 में वो परफॉर्म किया। ये आपने साउथ अफ्रीका की अभी टीम की बात की है ना, स्ट्रक्चर की, उनकी सारी टीम उठा के देख लें, सारी की सारी टीम अंडर 19 और अपनी स्टेट की टीमों से खेल के आई है। और पाकिस्तान के सारे खिलाड़ियों को उठा के देख लें कि उनकी प्रोफाइल क्या कहती है, क्या वो अंडर 19 से खेले हैं, क्या अपनी रीजन से खेले हैं, तो एक वाज़े फ़र्क आपको उस पाथवे का नजर आ जाएगा। और उसके बावजूद जो है, मतलब आप पाकिस्तान के अगेंस्ट 3 डेब्यूटेंट्स खिला रहे हैं, और उसके बावजूद आप सिर्फ पाकिस्तान की टीम जो है वो 2 बॉल्स पहले जो है वो टारगेट अचीव कर रही है। इकबाल साहब, जिस तरह हाफिज साहब ने बात की, एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम मोमेंटम आया, मोमेंटम ख़त्म हुआ। वो मोमेंटम क्यों ख़त्म हुआ उसके बारे में भी बात करेंगे कि बाबर आजम हम समझ रहे थे फॉर्म में आ गए, मगर वो सिर्फ T20 की फॉर्म में आए थे, शायद ODI की फॉर्म में अभी तक नहीं आया, उसका इंतजार हमें शायद करना पड़ेगा। ऑन ऑफ बटन है, ऑन कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं, फॉर्म इन फॉर्म आउट हो रहा है ये मुसलसल। फिर उसके बाद थोड़ा सा मोमेंटम सेट किया, थोड़ा नहीं, अच्छा खासा मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा ने सेट किया, एंड देन मोमेंटम पूरा हुसैन तलत ने आके ब्रेक कर दिया। कितना इंपॉर्टेंट है इस पूरे फ्लो को सही तरह मैनेज करना, क्योंकि हमने अपने हाथों से निकलते हुए देखा कल का मैच।
नहीं, आपका मिडिल ऑर्डर में बैटिंग में मैं वही फिर घूम फिर के आता हूँ कि उसमें आपने नंबर्स नहीं लोगों के सही किए हुए। और हाफिज साहब जो कह रहे हैं बेनकाब, तो नकाब कौन पहनाता है? इनसे पूछे ना कि बेनकाब करने के लिए तो ठीक है, लेकिन नकाब कौन पहनाता है? नकाब खुद ब खुद तो पहन के नहीं आ जाते, कहीं ना कहीं से उनको सपोर्ट है, कहीं ना कहीं से उनको पुश है, जिसकी वजह से ये लड़के पाकिस्तानी टीम में आते हैं ना। सारा मसला इसी बात का है। लेकिन अब आप देखें कि आप टेस्ट मैचेस का देख लें सवेरा, कि आपकी जो लोअर ऑर्डर बैटिंग थी वो किस बुरी तरीके से नाकाम हुई। 17 रन पे 5 विकेटें, 16 रन पे 5 विकेटें, और यही कुछ आप देखने को मिल रहा है आपको T20 में, वनडे में भी। तो जिम्मेदारी कौन कबूल करेगा? आकिब जावेद कबूल करेंगे। आकिब जावेद गैर एलानिया चीफ सिलेक्टर हैं, बड़े तजुर्बाकार हैं, ICC में काम कर चुके हैं, पाकिस्तानी टीम के साथ वाबस्ता रह चुके हैं। असद शफीक करेंगे, उसके अलावा अजहर अली करेंगे, अलीम डार करेंगे। कौन जिम्मेदारी कबूल करेगा? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। अभी तो हम अपने होम ग्राउंड पर साउथ अफ्रीका को आखिरी ओवर में 2 विकेटों से हराकर खुश हो गए, लेकिन जब हम बाहर जाकर खेलेंगे, तगड़ी टीमों के खिलाफ जाकर खेलेंगे, तो फिर उस वक्त हमारी परफॉर्मेंस क्या रहेगी, ये सोचना पड़ेगा सिलेक्शन कमेटी को। बिल्कुल, सिलेक्शन कमेटी को डेफिनेटली सोचना पड़ेगा, और जो प्लेइंग 11 बना रहे हैं उनको भी सोचना पड़ेगा किसको खिलाना है, किसको नहीं खिलाना है। इकबाल साहब, ICC ने कल एक प्रेस रिलीज जो है वो जारी की, और उस प्रेस रिलीज में जो सब कुछ एशिया कप में हुआ उसके हवाले से अलग अलग सबके बारे में बड़ी डिटेल में उन्होंने बताया, और किसको क्या सैंक्शंस हुए हैं वो सैंक्शंस बताए। बहुत इस वक्त नाराज है लोग, बहुत शोर मचा रहे हैं कि हारिस रऊफ को कैसे बैन कर दिया। आपकी क्या राय है इस बारे में? देखिए, 28 सितंबर के बाद, आप समझ लीजिए 1 महीना और 6 दिन के बाद ICC को ये ख्याल आया है। और ICC मैं पहले भी कह चुका हूं और अभी भी कह रहा हूं कि ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है। जिस अंदाज से उन्होंने सूर्या कुमार यादव को बचाया, वो तो सियासी बयान दे रहा था जो पोस्ट मैच सेरेमनी में, उसके खिलाफ सिर्फ उसको फाइन किया, और हारिस रऊफ पे 2 मैचों की पाबंदी, और तवजीह ये पेश कर रहे हैं कि जनाब उनके एक मैच में 2 डीमेरिट्स पॉइंट्स उनके कम हुए, एक मैच में 2 डीमेरिट्स पॉइंट कम हुए। और जब तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरा का पूरा ICC जो है वो भारत के हाथ में खेल रहा है। और अब जो वो फैसला करने जा रहे हैं कि अभी तक एजेंडे में तो शामिल था, लेकिन अभी तक एशिया कप की ट्रॉफी के हवाले से कोई मामला सामने नहीं आया। PCB के चेयरमैन ने कहा था कि हम मुकाबला करेंगे, सामना करेंगे, लेकिन अभी जो कल पहला दिन था तो सुमैर अहमद सैयद जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है वो गए थे। तो हो सकता है नकवी साहब मसरूफ हैं, जब वो जाएंगे तो फिर गर्मा गर्म बहस होगी, क्योंकि भारत ने अपनी लॉबी इतनी तगड़ी की हुई है सवेरा, सारे अरकान उसके साथ मिले हुए, और पैसा बोलता है। अब आप अंदाजा लगाएं, ओमान जैसा एशियाई मुल्क जो कि खेला T20 वर्ल्ड कप, वो भी भारत की झोली में जाकर गिर गया है। मुत्तहिदा अरब अमारात से तो खैर उनके पहले से ताल्लुकात है, सिर्फ हमारे साथ एक बांग्लादेश बचता है जो अपने सियासी हालात की वजह से पाकिस्तान की तरफ आ गया है। बाकी चाहे इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ये सारे के सारे भारत की तरफ टिल्ट हैं। तो अब देखें, 4 रोजा इजलास है, 7 तारीख को जब ये खत्म होगा तो क्या प्रेस रिलीज इशू होता है, एशिया कप की ट्रॉफी का मामला किस सब्त में जाता है, क्या ट्रॉफी दी जाती है, नहीं दी जाती। और जो भारतीय मीडिया थ्रेट कर रहा था कि PCB के खिलाफ एक्शन होगा, PCB के चेयरमैन के खिलाफ एक्शन होगा, भारत शिकायत करेगा, क्या गुब्बारे से हवा निकल जाएगी? खाली ये सिर्फ कहने की बातें, या इस पर कोई अमल भी होगा? बिल्कुल, अमल तो देखना पड़ेगा, मगर कभी कभार ऐसा लगता है इकबाल साहब, ये सब मिलके जो है ना आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आवाम ही बेवकूफ़ बन रही है, बिकॉज इतना बड़ा फियास्को होता है एशिया कप में, एंड अब एशिया कप राइजिंग स्टार्स की शुरुआत हो रही है, एंड फिर आपको ग्रुप वही दिखता है, फिर आपको पाकिस्तान और इंडिया एक ही ग्रुप में दिखते हैं, फिर आपको ओमान और UAE जो है उस ग्रुप में साथ दिखते हैं कि अच्छा जी फिर भिड़ो साथ, फिर खेलो साथ, और एक से ज्यादा मैच देखने को मिले। इसका मतलब तो ये है कि हम आपस में जर्नलिस्ट दोनों बॉर्डर के इस पार लड़ाइयाँ कर रहे हैं, अवाम जो है वो लड़ाइयाँ कर रही है, मगर जिन्होंने पैसे कमाने हैं और जो डिसीजन मेकर्स हैं वो तो यही डिसीजन पे डिसीजन लिए जा रहे हैं, और हम एक ग्रुप से हट ही नहीं रहे। बी दिस एशिया कप, हांगकांग 6 हो रहा है, उसमें भी साथ है। बिल्कुल, आपने सही कहा। दरअसल पैसा जो ब्रॉडकास्टर है उसने एशिया कप पे कितना पैसा कमाया, वो तवक्को नहीं कर सकता था कि 3 मैचेस होंगे और कंप्लीटली जो है स्टेडियम भरा होगा 2 मैचेस में, तो उसने बहुत पैसा कमाया। अब कल आप देखें, अभी शुरू में अपने इंट्रो में फैसलाबाद का जिक्र किया कि 17 साल बाद मैच हुआ, कल 16,400 से ज्यादा तमाशाई थे, खचाखच भरा हुआ था स्टेडियम। हम अपनी कोई स्ट्रेटेजी प्लान करें ना। कौन है हमारा डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट? अभी तो कंसल्टेंट आए, शान मसूद, पहले उस्मान वाला साहब थे। तो हम अपनी स्ट्रेटेजी जब तक नहीं बनाएंगे सवेरा, उस वक्त तक हम इसी तरीके से आप और हम करते रहेंगे, अपना खून जलाते रहेंगे, लेकिन होना हमारा कुछ भी नहीं है।
बिल्कुल यही ऐसा ही लग रहा है कि बस हम अपना खून जलाते रहेंगे, हम ये बातें करते रहेंगे, मगर होगा वही जो, जहां कहते हैं ना कि एट द एंड ऑफ द डे जहां से पैसे ज़्यादा कमाए जाएंगे वही सिलसिला होगा और उसी हवाले से हर कोई बात करेगा। बट थैंक यू इकबाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन। हाफिज़ थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग इन। यहाँ पे जोर का जोड़ का ख़त्म होता है। सवेरा पाशा साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।